आमतौर पर तो देखिए रविवार को शेयर बाजार बंद रहता है, हाँ। तो नुकसान का तो सवाल ही नहीं उठता। जी। लेकिन इस बार बजट के बाद एक अजीब ही रिकॉर्ड बन गया। बाजार खुला और खुलते ही गोता लगा गया। हाँ, मैंने भी देखा। सेंसेक्स 1000 पॉइंट से भी ज्यादा गिरा और कहा जा रहा है कि निवेशकों के लगभग 8 लाख करोड़ रुपए एक ही दिन में डूब गए। बहुत बड़ी रकम है ये। तो आज हम इसी बजट की गहराइयों में उतर रहे हैं, एक बहुत ही आलोचनात्मक विश्लेषण के आधार पर, यह समझने के लिए कि आखिर बाजार ने और कई एक्सपर्ट्स ने इससे इतना निराशाजनक क्यों माना। बिल्कुल। और जो विश्लेषण हम देख रहे हैं उसका सार ये है कि ये बजट कर्तव्य, विजन, संकल्प, मतलब ऐसे भारी भरकम शब्दों का एक शानदार भाषण तो है, लेकिन जब ठोस योजनाओं और जमीनी हकीकत की बात आती है तो ये काफी खोखला नजर आता है। अच्छा। तो आज की हमारी बातचीत इसी पर केंद्रित होगी। हम देखेंगे कि कैसे पुरानी, यहां तक कि असफल हो चुकी योजनाओं को नए नाम से वापस लाया जा रहा है। हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के उन दावों की पड़ताल करेंगे जो हकीकत से कोसों दूर लगते हैं। और हाँ, टैक्स से जुड़ी घोषणाओं के पीछे जो असली खेल है उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। इस विश्लेषण में सबसे पहली और बड़ी बात जो मुझे लगी वो है कर्तव्य शब्द का इस्तेमाल। हाँ। ऐसा लग रहा है जैसे आत्मनिर्भर भारत या विकसित भारत जैसे पुराने नारों की जगह अब हर नागरिक को उसके कर्तव्य की याद दिलाई जा रही है। और ये सिर्फ एक शब्द नहीं है ना? यह एक पूरी सोच को दिखाता है। विश्लेषण इस बात पर जोर देता है कि कैसे योजनाओं में भी यही पैटर्न दोहराया जा रहा है। मतलब नया आइडिया लाने के बजाय पुरानी योजनाओं को ही थोड़ी बहुत लीपापोती करके फिर से पेश किया जा रहा है। इसका एक बहुत ही सटीक उदाहरण सी प्लेन परियोजना का दिया गया है। मुझे याद है गुजरात चुनाव के समय इसे बहुत बड़े इवेंट की तरह लॉन्च किया गया था। जी बिल्कुल। ऐसा लगा था जैसे देश में ट्रांसपोर्ट की कोई क्रांति ही आ जाएगी। लेकिन इस विश्लेषण में बताया गया है कि 2021 के बाद ये योजना पूरी तरह से ठप हो गई और करीब 20 करोड़ रुपए का नुकसान भी हुआ। जी बिल्कुल। और अब देखिए, वही असफल योजना इस बजट में पर्यटन और कनेक्टिविटी बढ़ाने के वादे के साथ शान से लौट आई है। कमाल है। तो यहाँ आलोचक यही सवाल उठाते हैं कि जो चीज पहले काम नहीं कर पाई वो अब अचानक से कैसे सफल हो जाएगी। सही बात है। क्या सिर्फ बजट में उसका जिक्र कर देने से जमीनी हालात बदल जाते हैं? बिल्कुल नहीं। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। और ये विश्लेषण कहता है कि ये कोई इकलौता मामला नहीं है ना? नहीं, ये एक ट्रेंड बन गया है। पीएम इंटर्नशिप योजना का भी कुछ ऐसा ही हाल है। हाँ, उसके बारे में बताइए। हाँ, और ये तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। पिछले साल इस योजना को युवाओं के लिए एक बड़ी सौगात की तरह पेश किया गया था, लेकिन ताजा बजट में इसका आवंटन 95% कम कर दिया गया है। एक मिनट, कितना? 95% की कटौती। जी हाँ, 95%। सोचिए, वित्त वर्ष 25-26 के लिए अनुमान 10,830 करोड़ का था, जिसे घटाकर सिर्फ 526 करोड़ कर दिया गया। इसका तो मतलब है कि इस योजना को लगभग बंद ही कर दिया गया है। इस विश्लेषण में क्या ये बताया गया है कि सरकार ने अचानक इतना बड़ा यू-टर्न क्यों लिया? आपका सवाल बिल्कुल सही है। क्या ये असफलता को चुपचाप स्वीकार करने जैसा है? यही लगता है। ये विश्लेषण इसके पीछे के आंकड़ों को सामने रखता है। अक्टूबर 2024 में कंपनियों ने पोर्टल पर 16,65,000 इंटर्नशिप के ऑफर डाले। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असलियत ये है कि सिर्फ 33,000 छात्रों ने ही इन ऑफर्स को स्वीकार किया। सिर्फ 33,000? हाँ, और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उन 33,000 में से भी 6,500 छात्रों ने इंटर्नशिप बीच में ही छोड़ दी। तो ये आंकड़े खुद बताते हैं कि योजना जमीन पर बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। मतलब ये कि योजना में छात्रों की कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। तो फिर इसे सफल कैसे कहा जा सकता है? बिल्कुल। और यही पैटर्न आपको अमृत सरोवर योजना में दिखता है, जिसे अब मछली पालन से जोड़ा जा रहा है, जबकि कई सरोवर सूखे पड़े हैं। और वो स्मार्ट सिटी वाली योजना? हाँ, या फिर स्मार्ट सिटी योजना, जिसकी विफलता के बाद अब सिटी इकोनॉमिक जोन का एक नया जुमला लाया गया है। विश्लेषण का मुख्य तर्क यही है कि सिर्फ नाम बदल देने से योजनाओं की किस्मत नहीं बदल जाती। अगर नींव कमजोर है तो आप इमारत का नाम कुछ भी रख लीजिए, वो टिकेगी नहीं। तो अगर पुरानी योजनाएं ही नए नाम से वापस आ रही हैं, तो क्या कुछ नया करने की कोशिश भी हुई है? बजट में मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत जोर देने की बात कही गई थी। जी, कही गई। लेकिन जो विश्लेषण मैंने पढ़ा वो यहाँ भी कुछ और ही कहानी बताता है। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया का तो जिक्र तक नहीं है। और ये चुप्पी बहुत कुछ कहती है।
शायद इसलिए क्योंकि इन योजनाओं का रिपोर्ट कार्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है। अच्छा। विश्लेषण के आंकड़े बताते हैं कि जीवीए यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा लगातार घट रहा है। जीवीए, क्या हम इसे श्रोताओं के लिए थोड़ा आसान भाषा में समझा सकते हैं? इसका मतलब क्या है? जरूर। जीवीए का सीधा सा मतलब है कि देश की कुल आर्थिक कमाई में किसी एक सेक्टर का कितना योगदान है। तो अगर हम पूरी अर्थव्यवस्था को एक केक माने तो जीवीए ये बताता है कि मैन्युफैक्चरिंग का टुकड़ा कितना बड़ा है। ठीक है। 2006-07 में ये टुकड़ा 19% था, जो अब घटकर सिर्फ 14% रह गया है। ओह, तो ये तो कम हो गया है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग का महत्व हमारी अर्थव्यवस्था में बढ़ने के बजाय घट गया है। एशिया में हम इस मामले में 6ठे स्थान पर हैं। चीन तो बहुत दूर की बात है। और स्किल इंडिया का क्या? उसका तो बहुत प्रचार हुआ था। उसी पे आ रहा था। भारत की सबसे बड़ी सरकारी ऑडिट एजेंसी यानी सीएजी, उसने खुद स्किल इंडिया में हजारों करोड़ के घोटाले और अनियमितताओं की बात कही है। अच्छा जी, तो जब आपका पिछला रिकॉर्ड ऐसा हो तो शायद आप उन योजनाओं का नाम लेने से बचना ही चाहेंगे। सही बात है। पर यहाँ पर ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। पुराने नारे गायब है, लेकिन दो नए मैन्युफैक्चरिंग फोकस की घोषणा हुई है। पहला है कंटेनर निर्माण। हाँ, विश्लेषण के मुताबिक सरकार का लक्ष्य है कि अगले 5 सालों में 10,000 करोड़ रुपए खर्च करके चीन के एकाधिकार को तोड़ा जाए। लेकिन क्या ये सपना देखना गलत है? हर बड़ी शुरुआत तो छोटे स्केल से ही होती है। स्रोत इस लक्ष्य को पूरी तरह से अवास्तविक क्यों मानता है? देखिए, महत्वाकांक्षी होना गलत नहीं है, लेकिन महत्वाकांक्षा और जमीनी हकीकत में संतुलन होना जरूरी है। विश्लेषण इसे अवास्तविक इसलिए कहता है क्योंकि वो आंकड़ों की तुलना करता है। कैसे? आज दुनिया के 95% शिपिंग कंटेनर चीन में बनते हैं। चीन की सिर्फ एक कंपनी है, चाइना इंटरनेशनल मरीन कंटेनर ग्रुप। वो अकेले ही साल में 20 लाख कंटेनर बनाती है। 20 लाख? और चीन की कुल क्षमता? चीन की कुल क्षमता 50 लाख से ज्यादा है। और भारत की, हमारी क्षमता कितनी है? यही तो मुद्दे की बात है। भारत की कुल क्षमता सिर्फ 3000 कंटेनर सालाना है। 3000? सिर्फ 3000? जी। तो जब वित्त मंत्री स्केलिंग अप यानी क्षमता बढ़ाने की बात करती हैं, तो हमें समझना होगा कि हम 3000 के स्केल से शुरू करके 50 लाख के स्केल वाली ताकत से मुकाबला करने की बात कर रहे हैं। ये तो ऐसा ही है जैसे कोई छोटी सी गली की दुकान घोषणा कर दे कि वो अगले 5 साल में अमेज़न को टक्कर देगी। आपने बिल्कुल सही समझा। इरादा अच्छा हो सकता है, पर यह प्रैक्टिकल नहीं लगता। और दूसरा फोकस एरिया है लिफ्ट निर्माण। यहाँ भी कहानी कुछ ऐसी ही है क्या? जी बिल्कुल। इस बाजार में तो ओटिस, शिंडलर, कोने जैसी विदेशी कंपनियों का दबदबा है और इन सभी के बड़े बड़े प्लांट चीन में हैं। हाँ। विश्लेषण ये सवाल उठाता है कि हमारा रियल एस्टेट सेक्टर आसमान छू रहा है, हर शहर में ऊंची ऊंची इमारतें बन रही हैं, फिर भी लिफ्ट बनाने में हमारा कोई बड़ा भारतीय ब्रांड क्यों नहीं बन पाया? यही तो विरोधाभास है। और अब सरकार कह रही है कि वो इस क्षेत्र में मदद करेगी। आलोचना यह है कि सरकार उन क्षेत्रों में अब प्रवेश करने की कोशिश कर रही है जहां दूसरे देश, खासकर चीन, दशकों पहले अपनी बादशाहत कायम कर चुके हैं। मतलब ये उस ट्रेन के पीछे भागने जैसा है जो स्टेशन से जा चुकी है। बिल्कुल। यही हाल बायोफार्मा शक्ति जैसी योजनाओं का है, जिसमें इस साल सिर्फ 500 करोड़ का प्रावधान है, जो इस सेक्टर के लिए ऊंट के मुंह में जीरे जैसा है। या फिर राष्ट्रीय जलमार्ग का, जहां 111 घोषित जलमार्गों में से केवल 29 ही चालू हैं। घोषणाएं हर बजट में होती हैं, पर नतीजा सिफर रहता है। ठीक है, तो बड़े उद्योग और योजनाओं से हटकर अब थोड़ा आम आदमी की जेब पर आते हैं। टैक्स से जुड़ी घोषणाओं को इस विश्लेषण में बहुत मामूली बताया गया है। जी। मैंने देखा कुछ छोटे मोटे बदलाव हैं, जैसे मोटर दुर्घटना क्लेम के ब्याज पर टैक्स नहीं लगेगा, या विदेशी यात्रा और शिक्षा पर लगने वाले टीसीएस में कुछ कमी की गई है। हाँ, ये घोषणाएं हेडलाइन में अच्छी लगती हैं, लेकिन इनका असर बहुत सीमित लोगों पर पड़ता है। और टीसीएस भी तो कोई टैक्स कटौती नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। टीसीएस यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स को भी समझना जरूरी है। ये कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं है, बल्कि सरकार आपसे एडवांस में टैक्स ले लेती है, जिसे आप बाद में रिफंड क्लेम कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ी राहत दी गई है, लेकिन ये कोई बड़ी टैक्स कटौती नहीं है। तो फिर इस विश्लेषण की नज़र में टैक्स से जुड़ी सबसे बड़ी घोषणा कौन सी है? सबसे बड़ी और सबसे विवादास्पद घोषणा है फॉरेन असेट डिस्क्लोजर स्कीम। अच्छा, ये क्या है? इसे समझना बहुत जरूरी है। ये उन लोगों के लिए एक और मौका है जिनकी विदेशों में अघोषित संपत्ति है, कि वे सामने आकर उसका खुलासा कर दें। मतलब ये एक तरह से फिर से अपनी अघोषित विदेशी संपत्ति, या जिसे आम भाषा में कालाधन कहते हैं,
उसे घोषित करने का एक मौका है। बिल्कुल। और ये विश्लेषण तुरंत इसकी तुलना 2016 में आई एक ऐसी ही स्कीम से करता है जिसके तहत 50% जुर्माना देकर कालाधन घोषित किया जा सकता था। हाँ, मुझे याद है। तब 65,250 करोड़ रुपए सरेंडर हुए थे। जी। अब ये नई स्कीम लाई गई है तो आलोचक ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये फिर से काला धन रखने वालों को राहत देने की एक कोशिश है? खासकर नोटबंदी की भारी विफलता के बाद, जब दावा किया गया था कि सारा कालाधन खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, ये सवाल तो उठेगा ही। और कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में इस रिपोर्ट का क्या कहना है? अक्सर ये बहस होती है कि टैक्स का बोझ किस पर ज्यादा है, आम आदमी पर या बड़ी कंपनियों पर? ये रिपोर्ट इस पर एक बहुत ही स्पष्ट रुख लेती है। इसका दावा है कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन तो बढ़ा है, लेकिन इसका 80% बोझ आम वेतनभोगी जनता और छोटे व्यापारियों पर है। 80%? जी। दूसरी तरफ 2019 में कॉर्पोरेट जगत को टैक्स में बड़ी छूट दी गई थी, इस उम्मीद में कि वे उस पैसे को दोबारा निवेश करेंगे और रोजगार पैदा होंगे। लेकिन वैसा हुआ ही नहीं। नहीं हुआ। ये कि उन्होंने निवेश नहीं बढ़ाया, बल्कि उस पैसे से अपने कर्ज चुकाए या शेयर बायबैक कर लिए। तो एक तरफ आम करदाता पर बोझ बढ़ रहा है और दूसरी तरफ कॉर्पोरेट्स को रियायतें मिल रही हैं, लेकिन उसका फायदा अर्थव्यवस्था को नहीं मिल रहा। तो अब अगर इस बजट की बड़ी तस्वीर को देखें तो इस विश्लेषण का समग्र दृष्टिकोण क्या है? इसे किन शब्दों में समेटा गया है? विश्लेषण इसे दिशाहीन, लक्ष्यहीन और एक्शनहीन बताता है। इतने कड़े शब्द? जी हाँ, साफ तौर पर इसे गरीब, किसान और युवा विरोधी कहा गया है। और अपने इस दावे के समर्थन में ये बार बार बजट के दिन शेयर बाजार में आई भारी गिरावट का जिक्र करता है। उसका तर्क है कि बाजार भावनाओं पर नहीं, बल्कि ठोस नीतियों पर प्रतिक्रिया देता है। और बाजार की प्रतिक्रिया ने इस बजट को पूरी तरह से नकार दिया। जो मुझे काफी दिलचस्प लगा, ये कि बजट में शक्ति, संकल्प, कर्तव्य जैसे भारी भरकम शब्दों का एक जाल बुना जाता है। इसके पीछे की रणनीति क्या हो सकती है? रणनीति बहुत चतुर लगती है। इसका एक मकसद तो यह है कि पुरानी और असफल योजनाओं को भी इन शक्तिशाली शब्दों का चोला पहनाकर नया और आकर्षक बनाकर पेश किया जा सके। अच्छा। लेकिन इससे भी गहरा मकसद है जवाबदेही से बचना। जब आप किसी योजना को जनता के कर्तव्य से जोड़ देते हैं, तो अगर वो योजना असफल होती है तो आप इसका ठीकरा जनता पर फोड़ सकते हैं कि उन्होंने अपना कर्तव्य ठीक से नहीं निभाया। बिल्कुल, सरकार की जवाबदेही कम हो जाती है। आप संकल्प से सिद्धि जैसे नारे सुनते हैं, लेकिन जब सिद्धि नहीं होती तो कोई सवाल नहीं पूछता कि संकल्प का क्या हुआ। इसी कड़ी में एनिमेशन, गेमिंग और कॉमिक्स यानी AVGC सेक्टर को बढ़ावा देने की घोषणा भी है। इस पर भी आलोचना का वही एंगल है कि सरकार तब ध्यान दे रही है जब गाड़ी छूट चुकी है। जी। युवा तो पहले से ही अपने दम पर कोडिंग सीख रहे हैं, गेम बना रहे हैं, YouTube पर कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। बिल्कुल। आलोचना ये है कि जब इस सेक्टर को मदद की जरूरत थी तब सरकार चुप रही। अब जब युवा अपने बलबूते पर एक इंडस्ट्री खड़ी कर चुके हैं तो सरकार लैब बनाने की बात कर रही है। और विश्लेषण एक और कड़वा सवाल पूछता है, जिस देश में एक वीडियो बनाने पर या कॉमेडी करने पर धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती हैं और FIR हो जाती है, वहां वीडियो क्रिएशन और एनिमेशन का सेक्टर असल में कितना स्वतंत्र होकर तरक्की कर सकता है? ये एक बुनियादी सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है। जी। तो इस पूरी गहरी बातचीत का सार क्या निकलता है? अगर हमें इसे एक लाइन में समेटना हो तो इस विश्लेषण के अनुसार ये बजट पुरानी थकी हुई योजनाओं को नए भारी भरकम शब्दों के लिफाफे में डालकर पेश करने की एक कोशिश है। सही। मैन्युफैक्चरिंग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ऐसे लक्ष्य रखे गए हैं जो जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाते, और इन सब कमियों को छिपाने के लिए कर्तव्य जैसे भावनात्मक शब्दों का इस्तेमाल एक ढाल की तरह किया गया है। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया। विश्लेषण की अंतिम उपमा बहुत सटीक लगती है कि सरकार उस ट्रेन के पीछे भाग रही है जो स्टेशन से जा चुकी है। ऐसा लगता है कि 10-12 साल तक स्लोगन और कल्पनाएं घड़ने के बाद अब नए और बड़े आइडिया का मतलब अकाल कड़ गया है, इसलिए अब पुरानी चीजों को ही चमकाकर पेश किया जा रहा है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात क्या है? सोचने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इस विश्लेषण के अनुसार अर्थव्यवस्था की गाड़ी स्टेशन छोड़ चुकी है, लेकिन हमें यह सोचना होगा कि क्या यह सच है या फिर ये गाड़ी सिर्फ एक अलग पटरी पर दौड़ रही है जिसे हम या ये विश्लेषण देख नहीं पा रहा है।